हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम मैकबेथ चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैंने बहुत ही इजी तरह से पिक्चर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये चैप्टर समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज़ कमेंट करें, जिससे कि और भी प्लेस के वीडियो मैं इसी तरह से बना सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जब डंकन स्कॉटलैंड का राजा था तो उसके राज्य में एक ब्रेव जनरल था, बहुत ही बहादुर सेनापति था, जो कि पूरे स्कॉटलैंड में बहुत ही ऊंचा पद और सम्मान प्राप्त किया था। किस कारण? अपने ग्रेट वेलर एंड स्किल इन वार, अपने वीरता और युद्ध कौशल के कारण उसको बहुत ही ज्यादा सम्मान प्राप्त हुआ था। वो ओल्ड किंग डंकन का एक क्लोज रिलेटिव भी था। उसका नाम मैकबेथ था और वो ग्लेमिस का थेन था। हाल ही में उसने एक विद्रोही सेना, जिसे नॉर्वे के ट्रूप की हेल्प प्राप्त हुई थी, नॉर्वे की सेना की मदद प्राप्त हुई थी, उस विद्रोही सेना को उसने बुरी तरह से हराया था और इस तरह से वो एक वेलर्स मिनियन यानी वीरता का अनुयायी एंड बेलोनास ब्राइडग्रूम, बेलोना का दूल्हा, बेलोना युद्ध की देवी होती है, ये सारी पदवी प्राप्त किया था। हिज वेलर एंड करेज डिमांडेड प्रेज फ्रॉम ऑल सेंट्री, और पूरे राज्य में अपनी वीरता और साहस के कारण प्रशंसा प्राप्त की थी। दो स्कॉटिश जनरल, मैकबेथ और उसका एक साथी था बैंक्यू। मैकबेथ और बैंक्यू दोनों रिटर्न आ रहे थे। कहां से? ग्रेट बैटल, जो विद्रोही सेना को उन्होंने हराया था, उस युद्ध को जीतकर वो वापस आ रहे थे। तभी अचानक से रास्ते में थंडर, बिजली कड़कती है और लाइटनिंग होती है। ऑन द वे दे स्टॉप्ड बाय द स्ट्रेंज अपीयरेंस ऑफ थ्री फिगर्स। रास्ते में ही जब जोर से बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है, तो उनके सामने तीन अजीब सी आकृतियां प्रकट होती हैं, जो कि देखने में कैसी लगती हैं? और औरत की तरह, वुमेन की तरह। एक्सेप्ट दे हैड बियर्ड्स, लेकिन उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। एंड देयर विदर्ड स्किन, उनकी स्किन एकदम विदर्ड थी, रिंकल्ड थी, और उन्होंने जंगली ड्रेसेस पहनी थी और बिल्कुल देखने में कैसी लग रही थी? अनअर्थली क्रिएचर्स, धरती की प्राणी नहीं लग रही थी, अजीब प्राणी लग रही थी। तो रास्ते में जब ये तीन आकृतियां प्रकट हुई तो वे दोनों रुक गए। दे वर डांसिंग एंड दे वर सिंगिंग, वे नाच रही थी और गीत गा रही थी। उनके गीत के धुन थे, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, होवर थ्रू द फॉग एंड फिल्थी हेयर। अच्छाई ही बुराई है और बुराई में ही अच्छाई है। चाहे वो जहरीली हवा हो या कुहासे से भरी हवा हो, हमें उसी में उड़ना चाहिए, घूमना चाहिए। तो ये चुड़ैले जो है इस गीत के माध्यम से चेतावनी दे रही हैं कि अच्छाई में ही बुराई छुपी हुई है और बुराई में ही अच्छाई है। जिसे हम अच्छा समझते हैं वही बुरा है और जिसे हम बुरा समझते हैं वही अच्छा है। जब वे चुड़ैलें दोनों जनरल्स को, मैकबेथ और बैंक्यू को देखती है, तो पहली जो विच थी वो सैल्यूट करती है मैकबेथ को, क्या कह के? थेन ऑफ ग्लेमिस, ग्लेमिस का थेन कह के उसे सैल्यूट करती है। जनरल ये देखकर चौंक जाता है कि इन चुड़ैलों को ये अजीब सी आकृतियां, जिसे उन्हें उसने कभी नहीं देखा, वो उसे कैसे पहचानती है। सेकंड विच एड्रेस हिम द थेन ऑफ कॉर्डर, दूसरी विच उसे कॉर्डर का थेन कहती है, और जिसकी कि उसे कोई प्रिटेंशन नहीं थी। मैकबेथ ने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, क्योंकि वो कॉर्डर का थेन नहीं है। एंड थर्ड टोल्ड हिम, और तीसरी चुड़ैल बोलती है कि इसके बाद तुम स्कॉटलैंड के राजा बनोगे। इस तरह की प्रोफेटिक ग्रीटिंग, भविष्यवाणियां सुनकर वो अमेज्ड हो जाता है, चौंक जाता है, क्योंकि वो तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। और सोचता है कि जब तक किंग के सन सरवाइव कर रहे हैं, राजा के बेटे जब तक जीवित हैं, तब तक वो कैसे सिंहासन पर बैठ सकता है। इसके सिंहासन पर बैठने की उम्मीद बहुत ही कम है। उसी समय बैंक्यो बहुत ही क्यूरियस हो उठता है, उत्सुक हो उठता है कि चुड़ैलें केवल मैकबेथ के बारे में इतना कुछ बता रही हैं, लेकिन मेरे बारे में वो कुछ भी नहीं बता रही हैं। तो चुड़ैलें उसके तरफ मुड़ती हैं, बैंक्यो की तरफ मुड़ती हैं, और कुछ रिडलिंग टर्म्स यानी पहेली भरे अंदाज से कहती हैं। क्या कहती हैं? टू बी लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर, तुम मैकबेथ से कम पद पे रहोगे लेकिन उससे ज्यादा महान बनोगे। नॉट सो हैप्पी बट मच हैप्पियर, ज्यादा खुश नहीं रहोगे लेकिन इससे ज्यादा खुश रहोगे। एंड दे ऑल्सो प्रोफेसाइज्ड
that although Benkyo would never reign, और फिर उन्होंने भविष्यवाणी की कि भले बेंक्यो सिंहासन पर नहीं बैठेगा, स्कॉटलैंड का राजा नहीं बनेगा, लेकिन उसके जो सक्सेसर्स होंगे, उसकी जो पीढ़ी होगी वो राजा बन सकती है। मीन्स बेंक्यो राजा नहीं बनेगा, लेकिन उसके जो संतान होगी उसकी पीढ़ी राजा बन सकती है। इस तरह की पहेली भरे अंदाज में उसने, इन चुड़ैलों ने बेंक्यो के लिए भविष्यवाणी की। उसके बाद वो हवा में घूमती हैं और वेनिश हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, और तब उन जनरल्स को रियलाइज होता है कि ये चुड़ैले थी, ये जो 3 अजीब आकृतियां प्रकट हुई थी ये चुड़ैले हैं। जब वे दोनों मैकबेथ और बेंक्यो वहीं खड़े होकर उस स्ट्रेंज एडवेंचर के बारे में सोच रहे थे, तभी राजा के पास से कुछ एनवॉयस यानी दूत आते हैं, जो कि बताते हैं, जो घोषणा करते हैं कि मैकबेथ को कॉर्डर का थेन बना दिया गया है। यह घटना बहुत ही अद्भुत थी और जो चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की थी उससे मिलती जुलती थी, क्योंकि चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की थी कि मैकबेथ कॉर्डर का थेन बनेगा, और वो सच हो गई। मैकबेथ अमेजमेंट से भर जाता है और रॉस एंड एंगस, ये एनवॉयस के नाम है, उनकी ग्रीटिंग्स का कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे पाता है। होप्स बिगन टू स्वेल इन हिज हार्ट, उसके दिल में उम्मीद जगने लगती है कि उसे कॉर्डर का थेन बना दिया गया है। इसका मतलब जो तीसरी चुड़ैल ने भविष्यवाणी की थी वो भी सही हो सकती है, शायद वो स्कॉटलैंड का राजा बन सकता है। इसलिए वो बेंक्यो की तरफ मुड़ता है और कहता है, डू यू नॉट होप दैट योर चिल्ड्रन शैल बी द किंग्स ऑफ द फ्यूचर। कहता है कि क्या तुम नहीं सोचते कि तुम्हारे बच्चे फ्यूचर में स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे। देखो जो चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की थी कितने अद्भुत ढंग से सामने आ गई। उन्होंने कहा था मेरे बारे में कि मैं कॉर्डर का थेन बनूंगा, और देखो वो पूरा हो गया। तो इसकी भी उम्मीद है। दैट होप, बेंक्यो रिप्लाई करता है, हाँ, माइट एनकाइंडल टू यू एम एट द थ्रोन। लेकिन वो कहता है कि तुम सिंहासन की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि अक्सर ये मिनिस्टर्स ऑफ डार्कनेस, ये बुराई के मंत्री, हमें सच तो बताते हैं लेकिन बहुत ही छोटा छोटा सच बताते हैं, एंड बिट्रे अस इनटू डीड्स ऑफ ग्रेट कॉन्सिक्वेंस, और इसके पीछे जो बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियां हैं उन्हें छुपा लेते हैं। मीन्स ये जो चुड़ैलें हैं ये हमें बहुत ही थोड़ा सच बताती है, और उसके पीछे की जो बहुत बड़ी परेशानी है, जो कि ऐसी परिस्थिति है जो कि हमें मुसीबत में डाल सकती है, उन चीजों को, उन बातों को छिपा लेते हैं। इसलिए हमें इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बेंक्यो तो चुड़ैलों की भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन ये भविष्यवाणियां मैकबेथ के दिमाग में गहराई तक बैठ जाती हैं। वो अपनी पत्नी को इन भविष्यवाणियों के बारे में बताता है और किस तरह से वो थोड़ी बहुत पूरी हुई इसके बारे में भी। लेडी मैकबेथ उसके दिमाग में रिलेक्टेंट पर्पस को डालती है, ऐसे उद्देश्य जो कि वो नहीं चाहता है, और खून का विचार भरती है। वो ये कहने में बिल्कुल भी नहीं घबराती है कि राजा की हत्या करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी उसकी प्रोफेसीज पूरी हो सकती है। मीन्स वो मैकबेथ को डंकन की हत्या के लिए प्रेरित करती है, और इसका प्लान करती है। कब वो हत्या होगी? जब राजा डंकन मैकबेथ के किले पर अपने दोनों बेटों के साथ, मैल्कम और डोनाल्ड बेन, और बहुत सारे थेन्स के साथ मिलने आएगा। किस लिए? मैकबेथ का सम्मान करने के लिए। तो लेडी मैकबेथ को समझाती है कि जब राजा डंकन अपने साथियों के साथ हमारे महल में आएंगे आपके सम्मान के लिए, उसी समय हम उनके मर्डर का प्लान करेंगे। इनवर्नेस, ये मैकबेथ के कासल का नाम है, जो कि बहुत ही सुंदर जगह पर एक पहाड़ी के ऊपर सिचुएटेड था। बहुत ही सुंदर नजारा था वहां का, और वहां पर बहुत सारे पक्षियों जैसे स्वेलोज, मार्लेट्स, इन सब के घोंसले थे। ये नजारा इतना सुंदर था, जब किंग डंकन यहाँ पर आते हैं तो वहाँ के वंडरफुल साइट को देखकर वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं, और साथ ही साथ इस चीज से भी इम्प्रेस होते हैं, किससे? लेडी मैकबेथ, जो कि एक उसकी होस्टेस है, जो कि बहुत ही अच्छे तरह से किंग डंकन का स्वागत करती है। उसके बिहेवियर से भी वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं, जो कि अपने अंदर डेवलप कर रही थी आर्ट ऑफ कैमोफ्लेगिंग, मीन्स चापलूसी और ट्रेचरस, धोखे भरे उद्देश्य भरे हुए थे। ऊपर से तो स्माइल थी उसके चेहरे पे और चार्मिंग बिहेवियर था, लेकिन मन ही मन वो छल कपट और धोखा उसके मन में भरा हुआ था।
अपनी लंबी यात्रा के कारण राजा थक जाते हैं और सोने चले जाते हैं। आधी रात का समय था। आधी दुनिया ऐसे लग रही थी जैसे कि डेड है। पूरे सपने सोए हुए लोगों के मन को परेशान कर रहे थे और इस समय सिर्फ वुल्फ और मर्डरर ही शिकार के लिए बाहर निकलते हैं। इसी समय लेडी मैकबेथ उठती है और राजा के मर्डर का प्लान करती है। वो जानती है कि ये काम उसके सेक्स यानी एक औरत के लिए बहुत ही घृणित है और वो ये भी जानती है कि उसका हस्बैंड का नेचर कैसा है। वो बहुत ही ज्यादा ह्यूमन काइंडनेस से भरा हुआ है और इस तरह की हत्या वो नहीं कर सकता। वो जानती है कि उसका हस्बैंड एम्बिशियस तो है लेकिन वो क्राइम की इस हाइट तक नहीं जा सकता कि वो अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए राजा की हत्या कर दे। वो उससे राजा की हत्या का कंसेंट सहमति तो ले लेती है लेकिन उसे शक होता है कि वो इसे पूरा नहीं कर पाएगा और अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए वो अपने हाथ में डैगर लेकर खुद ही राजा के चैम्बर में जाती है। लेकिन वहां जब वो पहुंचती है तो डंकन का जब फेस देखती है तो उसका चेहरा उसे अपने पिता के जैसा महसूस होता है। इसलिए वो उसकी हत्या नहीं कर पाती है। लेकिन वो डंकन के हत्या के इरादे को छोड़ती नहीं है। वो अपने हस्बैंड के पास आती है उसे समझाने के लिए। यहाँ पर मैकबेथ सोच रहा है कि उसके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है कि उसे हत्या नहीं करनी चाहिए। मैकबेथ केवल एक सब्जेक्ट ही नहीं है बल्कि डंकन का क्लोज रिलेटिव भी है। इसके बाद वो एक होस्ट है राजा का और एक होस्ट की ड्यूटी होती है कि वो अपने गेस्ट को प्रोटेक्ट करे, ना कि खुद खंजर उठाकर उसकी हत्या कर दे। उसके बाद वो ये भी सोचता है कि राजा कितना जस्ट और मर्सीफुल है, सबके प्रति उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है और अपने नोबिलिटीज को, अपने सब्जेक्ट्स को वो बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है। ये सारी बातें सोचकर वो सोचता है कि वो कैसे उसको मारे और इसके जितने भी फेवर्स थे, राजा के जितने भी प्रिय लोग थे, मैकबेथ उसमें सबसे ऊपर आता था। तो ये सारा सम्मान वो हत्या करके कैसे नष्ट कर सकता था। मैकबेथ के मन में जो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे उससे लेडी मैकबेथ समझ जाती है कि उसका हस्बैंड इस काम को अंजाम नहीं दे पाएगा। लेकिन वो अपने बुरे इरादों से पीछे हटने वाली नहीं थी। वो उसके कानों में वीरता से भरे शब्दों को डालने लगती है और अपनी सोच उसके दिमाग में घुसाने का प्रयास करती है। वो मैकबेथ को बहुत सारे रीजंस बताती है, कहती है कि उसे अपने लक्ष्य से, अपने रिजोल्यूशन से हटना नहीं चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए और वो उससे ये भी कहती है कि एक रात का एक एक्शन उसके आने वाले जीवन को पूरी तरह से बदल देगा, पावर और रॉयलिटी से भर देगा। और उसे एक्यूज करती है कि वो कायर है, फिकल माइंडेड है, एक डिसीजन नहीं ले पा रहा है। इस तरह से उसे बोलकर उकसाती है और वो कहती है कि उसके ऊपर हत्या का आरोप भी नहीं लगेगा। वो सारा गिल्ट उन ड्रंकन ग्रूम्स के ऊपर डाल देगी जो उस राजा के जो गार्ड्स हैं, जो कि राजा के चैम्बर के बाहर सोए हुए हैं। वो सारा का सारा इल्जाम उनके ऊपर डाल देगी, उसके ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा। इसलिए मैकबेथ हाथ में खंजर उठा लेता है और धीरे से उस अंधकार से भरे हुए कमरे में जाता है जहां डंकन सोया हुआ था। जैसे ही वो डंकन के बिस्तर के पास जाता है उसे एक और खंजर हवा में लटका हुआ दिखाई देता है जिसका हैंडल उसके तरफ था और उसकी जो ब्लेड थी, खंजर की ब्लेड की टिप से खून की बूंदें गिर रही थी। मैकबेथ ये देखकर डर जाता है और उसको ग्रास्प करने की, झपटने की कोशिश करता है लेकिन वो गायब हो जाती है। तब उसे ये रियलाइजेशन होता है कि वो एक फैंटज्म है, एक कल्पना है जो कि उसके परेशान दिमाग की उपज है। अपने डर को ओवरकम करके मैकबेथ कमरे में एंटर करता है और राजा को मार देता है। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने लगता है, वो ग्रूम्स जो कि सोए हुए थे उनमें से एक हंसता है नींद में ही और कहता है हत्या। और इसके ये जब वो ऐसा बोलता है तो दोनों ग्रूम्स जो थे वो जाग जाते हैं और उनमें से एक कहता है गॉड ब्लेस अस, भगवान ने हमें बचा लिया। दूसरा रिस्पॉन्ड करता है आमीन और फिर वो दोनों सो जाते हैं। मैकबेथ भी ये वर्ड कहना चाहता है लेकिन ये वर्ड उसके गले में ही अटक जाता है और वो कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि जो काम उसने किया था उसके लिए वो बहुत ही गिल्ट फील करता है। उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है, स्लीप नो मोर, मैकबेथ मर्डर स्लीप, द इनोसेंट स्लीप दैट नरिशेस लाइफ। अब तुम नहीं सो पाओगे। मैकबेथ ने नींद की हत्या कर दी है, मासूम नींद जो जीवन का पोषण करती है। ग्लेमिस के थेन ने उस नींद की हत्या कर दी है। इसलिए
कॉर्डर का थेन अब कभी नहीं सो पाएगा, मैकबेथ अब कभी नहीं सो पाएगा। उसके बाद मैकबेथ अपनी पत्नी के पास वापस जाता है, जो कि सोच रही थी कि मैकबेथ अपने ऑब्जेक्टिव में फेल हो गया होगा। मैकबेथ बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड, परेशान मूड में वहां पर पहुंचता है। लेडी मैकबेथ उसे रिजोल्यूट होने के लिए कहती है और अपने खून से सने हुए हाथ को धोने के लिए भेज देती है। उसी समय वो खंजर लेकर खंजर पे जो खून लगा था उसे ग्रूम्स के चेहरे पर लगा देती है, जिससे कि ऐसा लगे कि डंकन की हत्या ग्रूम्स ने की है। दूसरा दिन होता है, सबको पता चलता है कि डंकन की हत्या हो गई है। मैकबेथ और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी दिखाई देते हैं, लेकिन सारा एविडेंस जो था मर्डर का वो ग्रूम्स के खिलाफ रहता है। लेकिन सभी लोगों का शक मैकबेथ पे जाता है, क्योंकि ग्रूम्स के पास कोई रीजन नहीं था डंकन को मारने के लिए। डंकन के दोनों बेटे तुरंत वहां से भाग जाते हैं। मेलकम जो कि बड़ा बेटा है वो इंग्लिश कोर्ट में जाकर शरण लेता है, जबकि डोनाल्ड बेन छोटा बेटा आयरलैंड भाग जाता है। राजा की हत्या हो गई थी और दोनों बेटे अवेलेबल नहीं थे, इसलिए सिंहासन खाली हो जाता है। मैकबेथ जो कि नेक्स्ट क्लेमर है सिंहासन का, वो स्कॉटलैंड का राजा बनता है। इस तरह से जो चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की थी वो शाब्दिक रूप से पूरी हो जाती है। इस तरह मैकबेथ राजा तो बन जाता है, लेकिन मैकबेथ और उसकी रानी इस भविष्यवाणी को नहीं भूल पाते हैं जो कि उन चुड़ैलों ने की थी कि मैकबेथ राजा बनेगा, लेकिन मैकबेथ के बच्चे नहीं बल्कि बैंक्यो के बच्चे राजा बनेंगे उसके बाद। जिस तरह से मैकबेथ ने डंकन की हत्या की थी और राज्य प्राप्त किया था, उसे ये डर सताने लगता है कि कहीं बैंक्यो की पीढ़ी उसकी हत्या करके उससे राज्य न छीन ले। इसलिए मैकबेथ डिसाइड करता है कि वो बैंक्यो और उसके बेटे फ्लियंस को ही मार देगा, जिससे कि ये भविष्यवाणी नलीफाई हो जाएगी, पूरी नहीं हो पाएगी जो कि चुड़ैलों ने की थी। इस काम को अंजाम देने के लिए वो एक बैंक्वेट का आयोजन करता है, एक समारोह का आयोजन करता है, जिसमें वो स्कॉटलैंड के सारे बड़े बड़े थेन्स, बैंक्यो और बैंक्यो का बेटा फ्लियंस उनको भी इनवाइट करता है। लेकिन रास्ते में कुछ किराए के हत्यारों को नियुक्त कर देता है। किस रास्ते में? जहां से बैंक्यो और उसका बेटा फ्लियंस आने वाले थे। हत्यारे उनके ऊपर झपटते हैं, वे बैंक्यो को मार देते हैं, लेकिन फ्लियंस वहां से भाग जाता है। उसी दौरान मैकबेथ और उसकी पत्नी परफेक्ट होस्ट का रोल प्ले करते हैं। जितने भी गेस्ट आए थे बैंक्वेट में उन सबका बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। मैकबेथ सबसे फ्रीली जाकर मिलता है, सभी थेन से और नोबलमैन से, और उसका सबसे प्यारा दोस्त बैंक्यो अभी तक नहीं आया, इस बात को लेकर वो अफसोस करता है। जैसे ही वो बैंक्यो के लिए अफसोस करता है कि वो अभी तक नहीं आया है, उसे वो मिस कर रहा है, उसी समय वो देखता है कि बैंक्यो का घोस्ट, बैंक्यो का भूत वहां पर उपस्थित है और उसकी जो सीट है वहां पर वो बैठा हुआ है। ये साइट मैकबेथ के लिए बहुत ही ज्यादा हॉरिबल था। उसको देखकर वो डर जाता है और अनमैनर्ड वे में बड़बड़ाने लगता है, घोस्ट को लगातार देखने लगता है। रानी और जो नोबेल्स वहां पर उपस्थित थे वो कुछ भी नहीं देख पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि मैकबेथ किसी खाली चेयर को देखकर बड़बड़ा रहा है, लेकिन मैकबेथ को कंटिन्यू भूत दिखाई देता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, परेशान हो जाता है। लेडी मैकबेथ उसे समझाती है कि ये सेम फैंसी है, वैसी ही कल्पना है जैसे कि उसने की थी उस समय जब वो डंकन की हत्या करने जा रहा था और उसे हवा में खंजर लटकता हुआ दिखाई दिया था। उसी तरह से ये उसके परेशान दिमाग की उपज है। लेकिन मैकबेथ को कंटिन्यू वो भूत दिखाई देता है और वो वहां पर उपस्थित नोबलमैन्स की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और घोस्ट को देखकर बड़बड़ाने लगता है। लेडी मैकबेथ देखती है कि कहीं ये भयानक सीक्रेट खुल ना जाए, जो उन्होंने डंकन की हत्या की है, बैंक्यो की हत्या की है, ये सारी बातें सबको पता ना चल जाए, इसलिए वो हड़बड़ी में सारे गेस्ट को डिसमिस कर देती है, ये कहकर कि मैकबेथ बीमार है और इसके लिए वो एक्सक्यूज मांगती है। मैकबेथ और उसकी पत्नी को स्लीप इफेक्ट हो जाता है, भयानक सपने आते हैं, वो चैन से सो नहीं पाते हैं। बैंक्यो की हत्या से ज्यादा उन्हें फ्लियंस का भाग जाना परेशान करता है, क्योंकि चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की थी कि वो राजा बनेगा, इसलिए वो उसे कई राजाओं का पिता के रूप में देखने लगते हैं
और उन्हें लगता है कि बैंक्यो की पीढ़ी यानी फ्लियंस और उसकी आगे की पीढ़ी राजा बनेगी उसकी हत्या करके। ये सारे विचार मैकबेथ को परेशान करने लगते हैं, उसके जीवन से शांति खत्म हो जाती है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उन चुड़ैलों से एकांत में जाके, सुनसान में जाकर उन तीनों चुड़ैलों से मिलेगा और आगे क्या होने वाला है ये जानने की कोशिश करेगा। मैकबेथ को वो चुड़ैलें हीथ यानी एक सुनसान जगह पर एक गुफा में मिलती हैं, जहां वो अपने ड्रेडफुल चार्म्स को, अपने भयानक रूप को सुंदर बनाने की कोशिश कर रही थी और इसके लिए वो इन्फर्नल स्पिरिट्स माने शैतानी आत्माओं को जगा रही थी, जो कि फ्यूचरिटी यानी भविष्य बताती हैं। उनके बड़े ही भयानक इंग्रेडिएंट्स थे toad, bat, serpents, eye of newt, tongue of dog, leg of lizard, wing of night owl, scale of dragon, tooth of bull, mummy of witch, root of poisonous hemlock, gall of a god, the liver of a Jew, the finger of a dead child। ये सारी चीजों को उन्होंने एक बड़ी सी कढ़ाई में डाल दिया था और उसमें बैबून का ब्लड डालकर उसमें फिर सो का ब्लड डाला जिसने अपने यंग वन को खाया था और फिर उसे चर्बी वाले फ्लेम पे रखा। ये सारे इंग्रेडिएंट्स वो तैयार कर रही थी बाय दीज चार्म्स और इसके द्वारा उन्होंने कुछ शैतानी आत्माओं को प्रकट किया जो कि मैकबेथ के प्रश्नों का उत्तर देने वाली थी। मैकबेथ को उनकी सेरेमनीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो डिमांड करता है कि उनके डाउट्स का आंसर कौन देगा, उनके मास्टर्स या वो खुद देंगी। उसे वो सेरेमनी को इग्नोर करते हुए बोल्डली कहता है कि वो कहाँ है, वो आत्माएं कहाँ हैं, मुझे उन्हें देखना है। इसलिए वो चुड़ैलें उन स्पिरिट्स को बुलाती हैं। वो स्पिरिट्स भी तीन थी, जैसे तीन चुड़ैलें थी और उन्होंने मैकबेथ के लिए भविष्यवाणी की थी। यहाँ पर तीन स्पिरिट्स प्रकट होती हैं, शैतानी आत्माएं प्रकट होती हैं जो कि मैकबेथ के लिए आगे के लिए भविष्यवाणी करती हैं कि उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है। फर्स्ट वन लुक लाइक एन आर्म्ड हेड। पहली जो स्पिरिट थी वो आर्म्ड हेड, बां पर सिर के रूप में प्रकट होती है। वो मैकबेथ का नाम लेती है और उसे कहती है कि 5 के थेन से सावधान रहना, 5 के थेन से सावधान रहना। मैकबेथ थैंक देम। मैकबेथ उन्हें धन्यवाद देता है क्योंकि वो मैकडफ जो कि 5 का थेन है उससे ईर्ष्या करता था। दूसरी स्पिरिट एक ब्लडी चाइल्ड, एक खूनी बच्चे के रूप में प्रकट होती है। वो भी मैकबेथ का नाम लेती है और कहती है कि तुम्हें तो मौत से डरना ही नहीं चाहिए, तुम्हें तो उस आदमी के पावर का मजाक उड़ाना चाहिए जिसने अपने माँ के गर्भ से जन्म लिया है। मीन्स जिस भी आदमी ने अपने माँ के गर्भ से नेचुरली जन्म लिया है वो तुम्हें नहीं मार सकता। और वो उनसे एडवाइस करती है कि तुम और ज्यादा बोल्ड बनो, ब्लडी बनो और रिजोल्यूट बनो और ज्यादा हत्याएं करो और ज्यादा साहस जुटाओ। तब मैकबेथ सोचता है तो मैकडफ को मारने की क्या जरूरत है, लेकिन वो अपनी स्थिति को श्योर करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है क्योंकि पहली स्पिरिट ने उसे वार्न किया है मैकडफ से सावधान रहने के लिए। इसलिए वो बोलता है कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, तुम्हें मौत की नींद सुला दूंगा। अब तीसरी स्पिरिट प्रकट होती है क्राउन चाइल्ड विद अ ट्री इन हिज हैंड, एक मुकुटधारी बच्चे के तरह जिसके हाथ में एक पेड़ है। वो भी मैकबेथ का नाम लेती है और कंस्पिरेसी षड्यंत्र के खिलाफ उसे राहत देती है और कहती है कि वो कभी भी नहीं मर सकता जब तक बिरनम का जंगल खुद डंसिनन हिल तक नहीं चलकर आता। डंसिनन हिल जहां पर मैकबेथ का किला था और उसके नीचे चारों ओर बिरनम का जंगल था। तो तीसरी स्पिरिट उसे बोलती है कि तुम तब तक नहीं मरोगे जब तक जंगल खुद चलकर उस पहाड़ी पर नहीं आ जाता। Who can unfix the forest and move it from earthbound roots? राजा बोलता है मैकबेथ कि कौन जंगल को अनफिक्स करेगा और उसे अर्थबाउंड जो उसकी जड़ें जो कि जमीन के अंदर है, जमीन को पकड़े हुए है, उससे उखाड़कर बोलेगा चलने के लिए। मीन्स ऐसा कैसे हो सकता है, पेड़ कैसे चल सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं जैसे कि सामान्य मनुष्य का जीवन होता है मैं वैसे ही मेरा जीवन रहेगा। मेरी कोई वायलेंट डेथ, हिंसा से मृत्यु नहीं होगी, जैसे उसने डंकन की हत्या की थी उस तरह से उसकी कोई हत्या नहीं होगी। लेकिन मेरा दिल एक बात और जानना चाहता है। आपने मुझे इतना कुछ बताया है, मुझे एक बात और बता दीजिए कि क्या बैंक्यो की संतान इस राज्य पर शासन करेगी।
इस पर वो कढ़ाई जमीन में धंस जाती है और म्यूजिक की आवाज सुनाई पड़ती है। 8 परछाइयां राजा की प्रकट होती हैं। मैकबेथ के सामने से एक एक करके राजा की 8 परछाइयां गुजरती हैं, जिसमें बेंक्यो लास्ट फिगर था। सारी की सारी परछाइयां खून से सनी हुई थी। बेंक्यो मैकबेथ को देखकर मुस्कुरा रहा था। बेंक्यो ने एक ग्लास लिया था जिसमें और भी राजाओं की आकृतियां दिखाई दे रही थी। मैकबेथ समझ जाता है कि ये सारी बेंक्यो की पीढ़ी है और जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो ये स्कॉटलैंड पे राज करेगी। तीनों चुड़ैलें डांस करती हैं म्यूजिक के साथ, मैकबेथ के प्रति अपनी ड्यूटी दिखाती हैं, मैकबेथ का स्वागत करती हैं और हवा में गायब हो जाती हैं। मैकबेथ जब उन चुड़ैलों की गुफा से बाहर निकल कर आता है तो उसे सबसे पहली खबर मिलती है कि मैकडफ, जो कि 5 का थेन है और जिससे स्पिरिट ने सावधान रहने के लिए कहा है, वो इंग्लैंड भाग गया है। क्यों? वहां पर मैल्कम के लीडरशिप में एक बड़ी सी सेना तैयार की जा रही है, जो कि मैकबेथ को डिस्प्लेस करके मैल्कम, जो कि राइट आयर है स्कॉटलैंड का, उसको सिंहासन पर बैठाने के लिए। तो मैकडफ वहां पर इंग्लैंड भाग गया है मैल्कम की मदद करने के लिए। ये बात सुनकर मैकबेथ गुस्से से भर जाता है और तुरंत उसके किले पे जाता है जहां पर मैकडफ रहता था। वहां पर मैकडफ तो नहीं था, लेकिन उसके बच्चे और उसकी पत्नी थी, जिसे कि थिन यानी मैकडफ वहां पर छोड़कर गया था। बुरी तरह से उनकी हत्या कर देता है, मैकडफ की बीवी और बच्चे को मार डालता है। ये सारी मर्सीलेस एक्टिविटीज एक के बाद एक जो मैकबेथ हत्या करते जा रहा था, इसके कारण उसकी नोबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। लोग उसे हत्यारा समझने लगते हैं। बहुत से लोग मेलकम और मैकडफ को ज्वाइन करने के लिए वहां से भाग जाते हैं। मेलकम, जो कि अपनी पावरफुल आर्मी के साथ वहां पर इंग्लैंड अप्रोच करने ही वाला था, तो बहुत सारे लोग वहां पर चले जाते हैं मेलकम की मदद के लिए, और बाकी लोग जो कि नहीं जा सकते हैं वो सीक्रेटली विश करते हैं स्कॉटलैंड में ही रह के। जो कि मैकबेथ से डरते थे, वो लोग एक्टिवली पार्ट नहीं करते हैं, उसमें भाग नहीं लेते हैं, लेकिन वो लोग सीक्रेटली विश करते हैं कि मेलकम की सेना जल्दी आए और मैकबेथ को डिस्प्लेस करे। सब कोई मैकबेथ से नफरत करता है, उसे टायरेंट समझता है, कोई उसका सम्मान नहीं करता, बल्कि सब उस पर संदेह करते हैं। और मैकबेथ भी अब डंकन की कंडीशन से ईर्ष्या करने लगता है, क्योंकि डंकन तो अपनी ग्रेव में शांति से सोया हुआ था, लेकिन उसके जीवन की शांति खत्म हो चुकी थी। नाइदर स्टील नॉर पॉइजन नॉर डोमेस्टिक मेलाइज नॉर फॉरेन लिवाइस कुड हर्ट हिम। ना तो कोई स्टील की तलवार, ना कोई जहर, ना ही कोई घरेलू द्वेष और ना ही कोई विदेशी दुश्मनी उसे अब हर्ट कर सकती थी। उसी समय रानी लेडी मैकबेथ, जो कि मैकबेथ के जितने भी बुरे काम थे उसकी सोल पार्टनर थी, और जिसके साथ रहकर मैकबेथ अक्सर रिपोज करता था, अफसोस करता था, भयानक सपने आने लगते हैं उसे और वो मर जाती है। अपने गिल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इतनी सारी हत्याएं की थी उसने और मैकबेथ के हर एक गिल्ट में वो शामिल थी। इन सब बातों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो स्लीप वॉकिंग की बीमारी से इफेक्टेड हो जाती है, सोमनैम्बुलिज्म नामक एक बीमारी से इफेक्टेड हो जाती है और मर जाती है। मैकबेथ अब अकेला रह जाता है और अपने जीवन के प्रति केयरलेस हो जाता है और अपनी मौत का इंतजार करता है। उसे पता चलता है कि मेलकम की आर्मी वहां पर पहुंचने ही वाली है और उसका पुराना करेज अब धीरे धीरे खत्म होने लगता है, लेकिन वो डिटरमाइन करता है कि वो लड़ते हुए मरेगा। खोखली जो प्रोमिसेस थी जो चुड़ैलों ने उसे की थी, वो उसको फॉल्स कॉन्फिडेंस से भर देती है कि कोई भी नेचुरली जन्म लिया हुआ आदमी उसे मार नहीं सकता। बिरनम वुड खुद चलकर डंसिनन हिल तक नहीं आ जाते तब तक वो नहीं मरेगा। ये सारी खोखली प्रॉमिसेस उसके मन को फॉल्स कॉन्फिडेंस से भर देती है कि वो तो मर ही नहीं सकता। इसलिए वो अपने आप को अपने कासल में, अपने किले में ही सुरक्षित रखता है, जहां वो सोचता है कि पूरी तरह से वो सेफ है और मेलकम उसे इन्वेड करने के लिए, उससे लड़ने के लिए आएगा तो वो वहीं रहकर उसका सामना करेगा। फाइनली वो दिन आता है जब एक मैसेंजर आता है मैकबेथ के पास, बिल्कुल डर के मारे कांपता हुआ। वो बता नहीं पा रहा है मैकबेथ को कि वो क्या देखकर आया है।
और जब वो उसे बोलता है, बताने के लिए कहता है, तो वो बताता है कि पहाड़ी पर खड़े होके जब वो चारों तरफ देख रहा था तो उसने देखा कि बिरनम के जंगल वो चलते हुए आ रहे हैं। डंसिनन हिल पे बिरनम का वुड्स चलते हुए आ रहा है। मैकबेथ ये सुनकर गुस्से से बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और अगर तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बात झूठी निकली, तो मैं तुमको जिंदा पेड़ पर लटका दूंगा, जहां पर फेमाइन के कारण भूख प्यास से तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब मैकबेथ को डाउट होने लगा इक्विवोकल सेइंग से, जो कि थ्री स्पिरिट्स ने दो अर्थों वाली बातें कही थी। उनकी बातों पर उन्हें संदेह होने लगता है। वो कभी भी नहीं मर सकता जब तक बिरनम वुड खुद डंसिनन हिल तक नहीं चल कर आ जाता। और अब तो वुड मूव कर रहे हैं, अब तो जंगल चल रहे हैं। लेकिन मैकबेथ बोलता है कि अगर ये बात सच है तो फिर अब बैठने से कोई फायदा नहीं है, अब मुझे बाहर निकलना होगा और सामना करना पड़ेगा। देयर इज नो फ्लीइंग, यहाँ से मैं भाग नहीं सकता, ना मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। अब मैं सूरज की रोशनी से थक गया हूँ और अब मैं अपने जीवन का अंत करना चाहता हूँ। ये कहकर वो बाहर निकल आता है दुश्मन की सेना के सामने। जो स्ट्रेंज साइड थी, कौन सी? जंगलों के मूव करने की जो साइड थी, ये पहेली आसानी से सॉल्व हो जाती है। दुश्मन की सेना जब उसके किले के तरफ आ रही थी तो बिरनम के वुड से होते हुए आ रही थी। मैल्कम, जो कि उस सेना का जनरल था, वो सारे सोल्जर्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो बिरनम के जंगल के पेड़ जो है उसकी एक एक डाल को काट ले और अपने सामने रख कर चले। इससे इन्वेडर्स की एक्चुअल नंबर्स का मैकबेथ को पता नहीं चल पाएगा। मैकबेथ को ये नहीं पता चल पाएगा कि दुश्मन में की सेना में कितने लोग हैं। और मार्चिंग ऑफ सोल्जर विद बोस इन देयर हैंड्स, और वो सिपाही लोग जो कि हाथ में पेड़ के ब्रांचेस लेके चल रहे थे, ये दृश्य डिस्टेंस से, ऊंचाई से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि जंगल चलते हुए आ रहे हैं। इसलिए वो मैसेंजर ये दृश्य देखकर डर गया। और ये स्पिरिट्स की जो शब्द थे, जो स्पिरिट्स ने कहा था मैकबेथ से, वो सच हो गया, लेकिन अलग सेंस से। मैकबेथ समझ गया और अपना सारा कॉन्फिडेंस खो बैठा। एक भयंकर मुठभेड़ होती है जिसमें मैकबेथ उन सभी लोगों को हरा देता है, मार देता है, जो कि उसे चैलेंज करते हैं। और फिर मैकबेथ मैकडफ के आमने सामने आ जाता है और फिर उसे स्पिरिट की भविष्यवाणी याद आती है, जो कि पहली स्पिरिट ने की थी कि मैकडफ यानी 5 के थेन से सावधान रहना। और फिर वो पीछे मुड़ने लगता है, लेकिन मैकडफ वो उससे लड़ना चाहता है क्योंकि उसने उसके बच्चे को और उसकी पत्नी को मारा था। मैकडफ उसको उकसाता है, उसे टायरेंट कहता है, मर्डरर कहता है, हेल हाउंड कहता है, विलियन कहता है, क्योंकि उसने उसके मासूम बच्चों और उसकी पत्नी को मारा है। देन मैकबेथ रिमेम्बर्ड द वर्ड्स ऑफ द स्पिरिट, और तब मैकबेथ को स्पिरिट्स के वर्ड्स याद आते हैं और वो बोल्डली प्रोक्लेम करता है कि मुझे एक चार्म लाइफ मिली है, और वो आदमी जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया है नेचुरल तरीके से, वो मुझे नहीं मार सकता, तो तुम भी मुझे नहीं मार सकते। एट दिस मैकडफ स्नैप्ड हिम, और तब मैकडफ उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो कभी भी सामान्य मनुष्य की तरह जन्म नहीं लिया। मीन्स उसका जन्म सामान्य मनुष्य की तरह नहीं हुआ है, जैसे कि सामान्य लोग माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, लेकिन उसे समय से पहले ही अननेचुरल तरीके से माँ के गर्भ से निकाल लिया गया था, इसलिए वो सामान्य मनुष्य की तरह पैदा नहीं हुआ। ये बात सुनकर मैकबेथ अपना सारा कॉन्फिडेंस, सारी ताकत खो बैठता है और वो लेमेंट करता है, अफसोस करता है कि इन फ्यूचर अ मैन शुड नेवर बिलीव इन द लाइंग इक्विवोकेशंस ऑफ विचेस एंड जगलिंग स्पिरिट्स, और कहता है कि भविष्य में किसी भी मनुष्य को चुड़ैलों की दो अर्थ वाली भविष्यवाणियों पर और स्पिरिट्स जो शैतानी आत्माएं हैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें शब्दों के माध्यम से धोखा देते हैं, उन शब्दों के माध्यम से जिनके डबल मीनिंग्स होते हैं। while they keep their promises, लिटरेरी वो अपने प्रॉमिस को पूरा करते हैं, लेकिन वे प्रोमिसेस अलग मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। देन ही रिफ्यूज टू फाइट अगेंस्ट मैकडफ, वो मैकडफ से फाइट करने से मना कर देता है। मैकबेथ उसे
उकसाता है और कहता है कि उसे इम्प्रिजन कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा और एक टायरेंट के तरह पूरे राज्य में घुमाया जाएगा और मॉन्स्टर के रूप में डिस्प्ले किया जाएगा। तब मैकबेथ कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो एक वीर योद्धा है और वो किसी के ग्राउंड पे गिर के, किसी के फीट पर गिरकर नहीं जीना चाहता। स्पेशली मैल्कम जो कि उससे छोटा है, उसके तलवे चाटकर वो नहीं जीना चाहता। ऐसी जिंदगी उसको, गिरी हुई जिंदगी नहीं चाहिए, उसे सम्मान की जिंदगी चाहिए। इसलिए वो मैकडफ पर प्रहार करता है। दोनों के बीच भयानक स्ट्रगल होता है और फिर मैकडफ उसकी हत्या कर देता है और उसकी गर्दन काटकर लॉफुल न्यू किंग, नया राजा यानी मैल्कम को पेश करता है। मैल्कम सिंहासन पर बैठता है स्कॉटलैंड के सभी नोबलमैन की सहमति पर। इस तरह से ये कहानी खत्म होती है। ये कहानी कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको इसी चैनल पर बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।